12, 13, 15 और ये 19। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 19। तुम्हारे? 35। अरे यार, तुम्हारे पास हर समय ज्यादा ही पैसे होते हैं। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तुम आ रहे हो का? नहीं, हम ये बाजार में ही घूमेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा से खाओ तुम लोग, भूख लगा होगा ना तुम लोगों को। और कुछ लोगे? पानी? अच्छा एक बात बताओ, नाम क्या है तुम लोगों का? दिश। और तुम्हारा? दीपेश। और तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? सरिता मिश्रा। अच्छा एक बात और, रहते कहाँ हो तुम लोग? करोल बाग, दिल्ली में। अरे वाह, तुम लोगों को तो सब कुछ पता है। वेरी गुड। श्याम जी जी, ये बच्चा लोगों को ले जाइए, इनका कपड़ा वपड़ा बदलवाइए, ख्याल रखिए इनका। कल ये लोग अपनी मम्मी के पास जाएंगे। आओ बेटा, मेरे साथ आओ। आओ आओ। गफूर मियाँ, क्या है ये? क्या हो गया आपकी काबिलियत को? हाँ, ये कैसा ट्रेनिंग दिए हैं आप लोग? ये तो सब बता रहे हैं, अपना नाम, माँ का नाम, घर का पता भी। अगर इस तरह से सड़क पर निकल गए और सब कुछ बोल दिए तो क्या होगा पता है ना आपको। चलिए छोड़िए, कल भेजते हैं सही ठिकाने पर इनको। शक्ल सूरत अच्छी है, पैसा अच्छा मिल जाएगा। श्याम जी जरा आराम से, कोनो दाग वाग नहीं आना चाहिए। बेटा सुनो, यहाँ आओ, इधर आओ, घबराओ मत, इधर आओ। मुझे पहचाना? मैं वहाँ आरोही में आया था। तुम वही बच्चे हो ना? नाम नाम, अरे सुनो सुनो बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया। सर ये तो उसी का डब्बा है। थाने चलते हैं, चलो। भाग करें मैडम, वो पुलिस का बड़ा लफड़ा चल रहा है। वही तो अरे अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ क्या हुआ? वो हमसे सवाल पूछा था, हम वहाँ से भाग गए। कौन? वही जो कल पुलिस के साथ आया था। तुमने कुछ बोला क्या? नहीं, हमने मुंह नहीं खोला। वेरी गुड। श्याम जी आया। ले जाइए इसे, बोल देगा तो खतरा है। समझ गया मैडम। हाँ, उस बच्चे ने बंसी देवी को सब कुछ बता दिया। उसे क्या पता था कि वो उसका साथ दे रहा है जो उसके जैसे प्यारे और मासूम बच्चों को बेचने का धंधा करती है। बंसी देवी के लिए उसका एनजीओ एक नकाब था, एक मुखौटा था। वो बच्चों के दिल में ऐसा खौफ पैदा कर देती थी कि अगर बच्चे कभी कुछ बोलना भी चाहें तो डर के मारे बोल नहीं पाते थे। बंसी देवी ने दीपेश का भी कुछ ऐसा ही हाल किया था। अब सिर्फ उसके आंसू ही उसका दर्द बयां कर सकते थे। और उधर भीख मांगते हुए बच्चे को देखने के बाद पुलिस को एक आशा की किरण नजर आई, और पुलिस इस मौके को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती थी। आज हम अंजलि के साथ बाहर गार्डन तलाशी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अंदर सुनिए मेरी बात। क्या है ये सब? सच है कि आप एनजीओ के आड़ में भीख मांगने का धंधा चलाती हैं? क्या श्याम जी? जी मैडम। क्या कहा आपने? ये बच्चा लोग आपको भीख मांगने वाले लगते हैं? हाँ? कल एक बच्चा देखा था मैंने यहाँ पर खाना खाते हुए। वही बच्चा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। पूछताछ की तो भाग गया। वो बच्चा कहाँ है?
सर वो बच्चा बाहर नहीं मिला और बाकी बच्चे भी कुछ बोल नहीं रहे। क्या अंदर कुछ भी नहीं है? मिल गया? तुम छुपाने की जितनी भी कोशिश कर लो, सच्चाई का पता तो हम लगा के ही रहेंगे। आप पता लगाइए, हम फोन लगाते हैं। हेलो, हाँ बोलो धर्मेश। सर वो दोनों पकड़े गए जिनका स्केच बनवाया था। जी सर, उनके साथ एक लेडी भी है। सर पटना स्टेशन में चोरी का सामान बेच रहे थे। हमारे इन्फॉर्मर ने पहचान लिया सर। उनसे ये पता लगा है कि वो दोनों बच्चे किसी गफूर को बेचे गए, सिर्फ 3,000 रुपए में सर। गफूर का एड्रेस है? नहीं साहब, हम लोग बच्चों से भीख नहीं मंगवाते और ना ही बच्चे किडनैप करते। हम तो बच्चे खरीदते हैं और उन्हें आगे भेज देते। किसे भेजते हो? बंसी देवी को, और वही बच्चों को भीख मांगने के काम पे लगाती है। किसी भी इलाके में कोई भी उसकी इजाजत के बगैर भीख नहीं मांग सकता। कौन सा बच्चा कब कहाँ क्या बन के भीख मांगेगा ये वही तय करती है, तो सिर्फ ट्रेनिंग देते। तो ये ट्रेनिंग स्कूल है? जी साहब। तो फिर अपने खुद के बच्चे को कब से ट्रेन कर रहे हो? आपको क्या लगता है? हमको बात तो करने दीजिए किसी से। अरे तुम्हारी पहुंच की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे जवाब दो। बताओ बच्चे का। नहीं जानते। नहीं जानते? इसकी तब तक खातिर करो जब तक इसे सब याद ना आ जाए। आरा में है दोनों। आरा में क्या कर रहे हैं बच्चे? वहां से गया ले जाएंगे। जी सर। धर्मेश, बच्चों को आरा भेजा जा रहा है और वहां से ट्रेन से गया ले जाएंगे। कौन सी ट्रेन से सर? किस ट्रेन से? ये हमको नहीं पता होता। ये वही लोग तय करते हैं कि कौन सा ट्रेन से लेकर जाएंगे। बता रहे हैं। बच्चा लोगों का ट्रैफिकिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम जिनको देते हैं वो दिल्ली में है। पिकअप से लेकर गया में हमारे कांटेक्ट तक पहुंचाने का काम वही लोग करते हैं। सुना तुमने धर्मेश? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट करें या उनसे इंफॉर्मेशन लें। सब हमें ही करना होगा। तुम कहाँ हो इस वक्त? सर मैं पटना से मुगलसराय जा रहा हूँ, लेकिन मैं आरा उतर जाऊंगा। ओके। जो बच्चे कभी अपने घर के लाडले हुआ करते थे, अपहरण के बाद उन्हें भिखारी बना दिया जाता है या वाराणसी, आगरा और गया जैसे शहरों में भेज दिया जाता है ताकि उन्हें देह व्यापार या अंग व्यापार के लिए बेचा जा सके। कुछ बच्चों को तो ऊंट रेस में जॉकी बनाकर शामिल किया जाता है, जहां अक्सर उनकी मौत हो जाती है। एक तरफ इनके माँ बाप इन्हें तलाश करते रहते हैं और दूसरी तरफ ये बच्चे नर्क जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। इसी तरह से करीब 15-20 बच्चों को गया भेजा जा रहा था। ये ले, इसे तू पकड़। बच्चे भी ले गया। चल ध्यान रखना, पुलिस हम पे कुछ ज्यादा नजर रखे हुए है। कोई किसी से बात नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा। अगर एक दूसरे का फोन नंबर भी हो ना तो कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? इसे ले, इसे तू लेकर जाएगा। वहाँ एक औरत मिलेगी जो इसकी माँ बनकर आएगी और गैस स्टेशन पहुँचते इन बच्चों को वहाँ पहुँचा देना जहाँ का पता दिया हुआ है। पैसे वहीं मिल जाएंगे। हथियार उथियार रख लिए? हाँ। लेकिन हथियारों का इस्तेमाल तब तक नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहूँगा, समझे? ठीक है। ये लो ट्रेन का टिकट, गया एक्सप्रेस 9:45 का ट्रेन है। तुम लोग आसपास की बोगी में ही रहोगे, समझे? निकलो। और दूसरी टीम हमारी बात नहीं करनी है, कहा ना? चलो। हाँ चलो निकलो। सर एक ट्रेन अभी निकल रही। हाँ, दूसरी 9:45 पर है।
हाँ, उसके बाद अगली 11:30 बजे। कीप एन आई। हाँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि बच्चों को किस ट्रेन से भेजा जा ठीक, रहा है। राइट सर, ओके। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? बच्चा किसका है? हमारा है। माँ किधर है इसकी? अरे आप हो कौन? पुलिस। गया जा रहे हैं हम लोग, वही है इसकी माँ। सॉरी। आरा से गया जाने वाली 4 ट्रेन्स थी जो आरा से रात को चलती हैं, लेकिन बच्चों को किस ट्रेन में ले जाया जा रहा है इसकी भनक तक नहीं थी पुलिस के पास। सच तो यह है कि ये भी यकीन से नहीं कह सकते थे कि सारे बच्चे एक ही ट्रेन से जा रहे थे। रेलवे पुलिस की समझ में आ गया था कि वो प्लेटफॉर्म पर आम लोगों से पूछताछ करके बच्चों को नहीं ढूंढ पाएंगे, बल्कि हो सकता है कि इससे चिंता का माहौल बन जाए। और तब जीआरपी ने सीसीटीवी के जरिए प्लेटफॉर्म पर नजर रखना शुरू किया। ये कैमरा को जूम करो। इसको मॉनिटर पे ले। रामा भैया तो आए नहीं अभी तक, क्या करें अब? हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए अब। यहाँ से जाऊं? हाँ ठीक है, तुम निकलो। चलो। और सुनो, मैं अगर इधर से जाता हूँ तो तुम मेरे पीछे पीछे आके ना सीधा चले जाना वहाँ से। और तुम इधर से निकल जाना, है ना? ललिता कहाँ गई? वो तो निकल गई इधर से। सही किया। सुन, तू यहीं से जाएगा। हाँ ठीक है। और तू इसके साथ निकल। पकड़ इसको। क्या बात है भाई साहब? कुछ बोला ना तो तेरे भाई की जान ले लूंगा। क्या बात है भाई साहब? कुछ नहीं, वो बच्चा है ना, आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा था। क्यों बेटा? हाँ? ठंड है इतनी और आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है, बीमार हो जाएगा। सही बेटा, आपके पापा सही तो बोल रहे हैं। ये ठंडी में आप आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार तो हो जाएंगे ना। मत खाइए सर्दी में आइसक्रीम। हाँ, जाइए पापा के साथ जाइए, मत खाइए, जिद मत करिए। दिव्येंद्र, कुछ पता चला? देखो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो। हम सच में कुछ नहीं जानते। कांस्टेबल, अपना पेन लेके आओ। नहीं नहीं, हम नहीं जानते, सच में कुछ नहीं जानते। एक मिनट, इसको जूम कर। नहीं जाने दो उसको, नजर रखो उस पर। और बता, दिपेश के आंसू भी सूख चुके थे और उसकी आंखों से उम्मीद की रोशनी भी बुझ सी गई थी। जब तक उसका भाई उसके साथ था, उसमें हिम्मत थी। और यही इन लोगों का तरीका होता है कि बच्चों की ऐसी हालत कर दो कि वो किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले डरे। एक तरफ बच्चे आरा स्टेशन पहुंच चुके थे और दूसरी तरफ जीआरपी की समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि उन्हें किस ट्रेन से भेजा जा रहा था।
समय निकलता जा रहा था और जीआरपी की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसको जूम करो। हेलो सर। हाँ मैं सर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ। एक बच्चा है ऑरेंज टी शर्ट में, एक आदमी और औरत के साथ जा रहे हैं S4 डब्बे के सामने। नजर रखो उस पर। राइट सर। S4 ये है क्या? नहीं, ये अपना नहीं है, आगे होगा। प्यास लगी है। चल जल्दी वरना पानी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, चल पानी की बोतल देना। सारे कैमरे चल रहे हैं? जी सारे कैमरे चल रहे हैं। इसको करो। यही है। रोको इसको, देखना शोर नहीं होना चाहिए। तुम उनका पीछा करो, छोड़ना मत उन्हें। एक मिनट इधर आइए, साइड में आइए, साइड में। बच्चे को छोड़िए, इधर आइए। क्या हुआ? अभी सब पता चल जाएगा, आप साइड में रहिए। पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था। या तो वो ट्रेन को जाने देते और गया पुलिस को खबर करके इंतजार करते कि सब वहां पर पकड़े जाएं, और या वो चलती ट्रेन में चढ़ने का रिस्क उठाते। अपने भाई को अकेला ना छोड़ने की वजह से सिद्धेश ट्रेन में चढ़ा था। तो वहीं यूपी पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़कर क्रिमिनल्स का सामना करना कोई आसान काम नहीं था। हाँ सर। हाँ सर, वो बच्चा मिल गया है, मेरे पास ही है सर। हाँ एक मिनट सर। बेटा आपको पता है कितने लोग हैं? 6-7 सर 6-7 लोग हैं बता रहा है। दैट्स वेरी गुड धर्मेश। और बाकी के बच्चे? हाँ आपको पता है बाकी के बच्चे कहाँ हैं? नहीं सर, इसे नहीं मालूम है। ओके एक काम कर, हाँ सो जा चल। जा बेटा, आजा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको पुलिस ने बचा लिया था तो आप दोबारा से ट्रेन में क्यों चढ़ गए थे? क्योंकि मेरा भाई इसी ट्रेन में है और मैंने मेरे भाई से वादा किया था कि मैं यही ट्रेन में रहूँ। आप बहुत बहादुर हो। अच्छा एक काम करो, आप अभी यहीं रुकना, ठीक है? और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। कोई भी बाहर से दरवाजा खटखटाए खोलोगे नहीं। जब तक मेरी आवाज नहीं सुनोगी आप दरवाजा मत खोलना, ठीक है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? जी आप हिम्मत रखिए, आपके बच्चे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि मेरे बच्चे मिल गए हैं। वो फोन मैंने ही आपको करवाया था। तो कहाँ है मेरे बच्चे? देखिए आपका एक बच्चा मिल गया है और हमारी हिफाजत में है, और दूसरे की हम तलाश कर।
कि क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? प्लीज। ठीक है, मैं आपकी उससे बात कराने की कोशिश करूँ। हेलो इंस्पेक्टर, वो बच्चा कहाँ है? सर वो सेफ है। क्या हम उससे बात कर सकते हैं? उसकी माँ यहाँ हमारे साथ है, वो बात करना चाहती है। हाँ सर, मैंने उसे बाथरूम में ही रहने को कहा। उसकी जान को खतरा है सर, लेकिन उसकी मम्मा से कहिएगा सर कि वो बच्चा बहुत बहादुर है। अब एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं आपको स्पीकर पे लगा रहा हूँ। आपका बेटा बहुत बहादुर है। उसे तो आरा स्टेशन पर ही बचा लिया गया था, लेकिन वो दोबारा से ट्रेन में चढ़ गया था, क्योंकि उसने अपने भाई को वादा किया था कि वो उसके साथ ही रहेगा। उसका ख्याल रखना धर्मेश, और अपना भी। जीआरपी के कितने कांस्टेबल हैं तुम्हारे पास? सर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन 2 या मैक्सिमम 4 होंगे सर। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। जी सर। ऑल द बेस्ट। और जो सिन्हा वाली बात तुम कर रही थी, और वो जो सिन्हा जी की बेटी की शादी है, तो जरा उनके बारे में भी तो सोचना है। अरे भाई साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। माँ पानी दो, माँ प्यास लगी है। हाँ हाँ दे दे दे। नीचे बोतल। अच्छा सो जाओ, बाद में पी लेना। ए चुप, अभी दवाई दी, ठीक हो जाएगा। सो जाओ चुपचाप। सर, मैं क्या पुलिस और जीआरपी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ट्रेन के वहां पहुंचते ही ट्रेन को घेर लें? नहीं, उन बदमाशों के पास हथियार हो सकते हैं और ये एक हॉस्टेज सिचुएशन बन सकती है। हम इतने सारे बच्चों और पैसेंजर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। मगर सर, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे भी तो नहीं रह सकते। आई नो, ये तो अच्छा है कि ट्रेन में इंस्पेक्टर धर्मेश है। अगर वो सारे बच्चों और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब हम गया में कोई एक्शन ले सकते हैं। मगर सर, वो तो अकेले नहीं, उनके साथ जीआरपी के 3 या 4 कांस्टेबल्स भी हैं। गया पुलिस और जीआरपी को इन्फॉर्म करना, लेकिन उनसे कहो कि स्टैंड बाय पे रहे और जब तक हम ना कहे कोई एक्शन ना। ओके सर। ओए चने वाला चने, गर्मा गर्म चने देना बोलो ना। चने वाले चने, गर्मा गर्म चने। हेलो। हाँ धर्मेश, बोलो। हाँ सर, 2 बच्चे आइडेंटिफाई हो गए। सीट नंबर नोट करो। S3, 41 और 42। ठीक है, गया की टीम को इन्फॉर्म करो। जब हमको पता चला कि पुलिस वालों को खबर हो गया है, तो हमने बच्चा लोगों को जल्दी जल्दी एनजीओ से हटा दी। वो सब्जी वाली गाड़ी में लाद के उनको स्टेशन पहुंचा दिया गया। इसके बाद से हमको कुछ नहीं पता। सर, आरा स्टेशन के बाहर एक बच्चे की लाश मिली। क्या? यस सर। इंस्पेक्टर, बच्चों को बक्सर से आरा सब्जी वाले टेम्पो में लाया गया था और आरा स्टेशन के बाहर एक बच्चे की लाश मिली। अब ये तो नहीं पता कि वो लाश उन्हीं बच्चों में से किसी की है, लेकिन अगर है तो बच्चे काफी डरे हुए होंगे। सो बी केयरफुल। आई अंडरस्टैंड। ओके।
बहुत देर से घूम रहे हो, क्या बात है, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, हमने भी नोटिस किया, बहुत देर से इधर उधर घूम रहे हो, क्या चक्कर है? बैठने की जगह ढूंढ रहा था। अरे भाई गाड़ी इतनी खाली पड़ी हुई है, कहीं बैठ जाओ, आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, वो जमीन का था ना, अरे हम कितना मनाए उसके ऊपर, मान ही नहीं। इंस्पेक्टर, बच्चों को बक्सर से आ रहा सब्जी वाले टेम्पो में लाया गया था। हमको पेशाब करना है। देखो बेटा, डरो मत, मैं जो पूछ रहा हूँ सच सच बताना, हम आपकी मदद करने आए। आप बक्सर में भीख मांग देते ना, मुझे पता है कि अभी आपको गया ले जाया जा रहा है ना? ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। यहाँ से चुपचाप निकल कर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना और किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? अब मैं कहने जाता हूँ कि मेरे पीछे आओ। भाई कौन घुसा है हो? निकलो फटाफट। पता नहीं का खा लेते हैं, कितना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं घुस के। कोनो बारात रात में से आए का? अरे निकलो भाई। कहा भाई, कितना खा के बैठ जाते हो आके? बेटा दरवाजा खोल, मैं हूं। बेटा बेटा दरवाजा खोलो, मैं पुलिस अंकल हूं। आया, इतना क्यों घबरा हुआ है तू? हाँ? बेटा दरवाजा खोल। ए, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर धर्मेश, जीआरपी मुगलसराय। यस सर। एक काम करो, तुम दोनों यहीं खड़े रहना। अंदर का आदमी किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आना चाहिए। ओके सर। चलो। कहाँ जा रहा है? बाथरूम जाना है। चुपचाप सो जा, 15 मिनट में स्टेशन आने वाला है, तब कर लेना। छोड़। अरे बहन जी करवा लाइए ना, कहीं ऊपर से कर दिया तो बारिश हम पे हो जाएगी। अरे बहन जी कहिए तो हम लेकर के चले जाए। हाँ हाँ।
उनमें से कोई है क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी जान को खतरा है। अच्छा एक काम करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करोगे। अभी तुम सोने की एक्टिंग करना, ओके? भाई साहब जरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर सुला सकता हूँ? संभाल के। सोने की एक्टिंग करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। इन्हें गाड़ी में बिठाओ। हाँ इंस्पेक्टर। सर S423 पे जो आदमी बैठा हुआ था वो मारा गया है और 2 बच्चे वहीं बैठे हैं। इंस्पेक्टर, ट्रेन गया कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी और अगर तब तक आपने सारे क्रिमिनल्स और बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। Did you understand धर्मेश? ट्रेन गया पहुंचते ही जीआरपी के कुछ जवान ट्रेन में चढ़ जाएंगे और आपके बताए सीट नंबर्स पर पहुंच जाएंगे। सर सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि जिस बच्चे को मैं पहचानता हूँ सर, वो अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ मैं। कोशिश करते रहो इंस्पेक्टर, हम भी गया पहुंच रहे हैं। चलो। क्या हुआ रे? यस सर, मैं अभी आया। अरे यार तू, अच्छा वो तू आ गया। मुझे ललिता ने फोन किया था। हाँ, उसका फोन आया था मेरे पास। शायद उसने रिंग सुनी होगी। देख, पुलिस को खबर लग चुकी है। वो पुलिस वाला बच्चे के साथ में था। इसका मतलब गया स्टेशन पे पुलिस तैयार होगी। एक काम कर, जिसको खबर कर सकता है कर, ठीक है? और हम यहाँ से चेन खींचते हैं और निकलते हैं। चल फटाफट। S4 35, 36 और 45 सर। अब सिर्फ 5 मिनट का वक्त है सर। 3 बच्चों का अभी पता नहीं चल पाया है, बट आई एम श्योर उनको पुलिस की भनक लग गई है सर। सर अगले स्टेशन गया में ये कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करेंगे। लाइक चेन पुलिंग। यस सर। तू हरामी लड़कन की वजह से हुआ। अरे एक तो है ना हमारे पास। हमारे ख्याल से अगले आउटर के सिग्नल से पहले चेन खींचकर ट्रेन रोक देते हैं। रामा, कुछ गड़बड़ हुई ना तो हम गाड़ी के नीचे ही फेंक देंगे। हाँ तो फेंक देंगे ना। चलो चलो जाओ, चेन खींच लो। चलो जोर से खींच। अरे खींच रहा हूँ लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही। जा दूसरे डब्बे में जा, यहाँ मैं खींचता हूँ। हाँ सर, ठीक है ठीक है। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पकड़।
पकड़। चल चल लेके जा इसको। ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? भैया क्या करेगा? अरे वो वहां गया था, मर गया क्या? दरवाजा खोल, कूदते हैं। अभी ये पता चला कि उनका मेन आदमी S3 सीट नंबर 72 में है। दिल्ली में पकड़े गए लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। गाड़ी बहुत तेज है, स्टेशन नहीं है। बच्चे को नहीं मार। ए दरोगा, पीछे हट, पीछे नहीं तो पिल्ले को ना चलती थी गाड़ी से फेंक देंगे। बच्चे को नहीं फेंकना। बच्चे जा रहा हूँ। गन रख रहा हूँ। छोड़ इसको, लेके जा, लेके जा। छोड़ हमको, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। सिद्धेश, मम्मा। सिद्धेश, मेरा बच्चा। दीपू कहाँ है? वो दीपू पास एम्बुलेंस मंगाओ। मेरा दीपू कैसा है? आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। भैया इस तरह एक सफर खत्म हुआ। एक ऐसा सफर जिसमें दो बच्चों को एक ऐसे नर्क से गुजरना पड़ा कि नास्तिक के दिल में भी आस्था जाग जाए। 2013-2014 के आंकड़ों के हिसाब से उस साल लगभग 66,000 बच्चे लापता हुए। हर 8 मिनट में किसी बच्चे का अपहरण होता है और इनमें से ज्यादातर बच्चों को बेच दिया जाता है। यूपी पुलिस और रेलवे पुलिस ने जिस चतुराई और जाबाजी के साथ इस केस को हल किया वो सराहनीय है। जिस तरह के लोग बेगिंग माफिया यानी कि बच्चों का अपहरण करके उनसे भीख मंगवाने के व्यापार में शामिल हैं, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। पुलिस तो अपना काम बखूबी निभा ही रही है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें। आपके आसपास पार्क्स में, मोहल्ले में, मार्केट में या स्कूल के बाहर या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अगर आपको कोई भी संदिग्ध हरकत दिखाई दे तो आप तुरंत पुलिस को इत्तला करें। अगर हम आज की इस भागती दौड़ती तेज रफ्तार वाली जिंदगी में सतर्क रहने के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाल पाएं तो शायद हम आने वाली मुसीबतों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पुलिस हमारी मदद करती है तो हमारा भी फर्ज है कि हम पुलिस की मदद करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अभी थोड़ी ही देर में रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क में। देखते रहें क्राइम पेट्रोल, सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। Flight AL 467, please rise to and maintain a height of 700 feet. Are you sure?
Flight AL467, please turn around and come back immediately. We have just got information that there might be a bomb on board your aircraft. I repeat, there might be a bomb on board your aircraft. Please return immediately. We have arranged for military personnel. We have arranged for medical services, all waiting for you on your arrival. Please return immediately. I want the runway shut down. I want all the flights diverted to Chandigarh in the next 10 seconds. No traffic in or out of here. I want to see this. इसे जूम करो। सर, कंफर्म न्यूज़ है। कॉलर ने 5 फ्लाइट में बम की वार्निंग दी है। जिन फ्लाइट्स का टेक ऑफ नहीं हुआ है उन्हें रोक लो। जो टेक ऑफ कर चुके हैं उन्हें वापस बुला लो। सभी एयरक्राफ्ट्स को सिक्योरिटी बे में पार्क करो और जल्द से जल्द हर पैसेंजर्स को फ्लाइट से निकालो। 632 लोगों की जान खतरे में। नाउ डू इट फास्ट, कम ऑन। सर, पिछले 1 घंटे के सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। कम ऑन, हरी अप। आतंक और दहशत के साए में जी रहे हैं हम। कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह पर आतंकवाद दस्तक दे सकता है। रेलवे स्टेशंस पर, ट्रेन्स में, हवाई जहाज में, 5 स्टार होटल्स में, सब जगह पर। जनवरी 2015 एक और टेरर अटैक की खबर आई। इस बार अलग अलग एयरलाइंस के 5 हवाई जहाज निशाने पर थे। 1000 पैसेंजर्स की जान खतरे में थी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। अभी बहुत कुछ था जो सामने आना बाकी था। रिया, बेटा फास्ट, जल्दी 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 ब्रेकफास्ट करो बेटा, लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। नहीं ना पापा। अरे क्या रोज का नाटक है बेटा, चलो जल्दी से खत्म करो। गुड मॉर्निंग सुजू। गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है ना? नहीं, रात देर से आंख लगी थी। ब्रेकफास्ट नको, बाद में कर लूंगी। क्या हुआ सुजू? छुट्टी ले लो। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मम्मा मेरे साथ नाश्ता करो ना। हाँ बेटा, तुम खा लो, मैं आती हूँ। रिया, रिया बेटा, मम्मा बिजी है ना, और हमें स्कूल भी तो जाना है। स्कूल जाके बहुत सारे गेम्स भी तो खेलनी है, जिसके लिए बॉडी भी तो। तुमने अभी तक दूध खत्म नहीं किया। जल्दी 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, फास्ट 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 फास्ट। रिया, फिनिश योर मिल्क। अरे हो गया मम्मा, रिया तो फर्स्ट नंबर आ गई। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। सुजाता, तुम भी तैयार हो जाना। हाँ, आधे घंटे में तुम्हारे स्टूडेंट्स आते ही होंगे। हाँ हाँ, बाय 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 बाय। चलो चलो बाय बाय। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो जाएगा। और मुझे ना ड्राइंग में ना 3 स्टार्स मिले। ओह वाओ, वेरी गुड। देखो तो, लुकिंग नाइस। गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। कीत तैयार है? कीत, कीत बेटा, 1 मिनट। हाय महेश। हाय, सॉरी अगेन यार। वैसे आज मेरा टर्न था बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने का। कल ऑफिस में बहुत काम था इसलिए देर हो गई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ना, आई विल ड्रॉप देम। अच्छा चल, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। सी यू। बाय बाय रिया। बाय बेटा। चले कित? महेश, ये लो। ये किसके लिए? रिया के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। ओह सो स्वीट, थैंक यू। बाय कीत। बाय मम्मा। चलो चलो, लेट हो जाएगा। बाय। चलो नीचे, चलो नीचे। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी। पापा विल ड्रॉप यू स्कूल इन 10 मिनट्स। ओके रिया बेटा, सीट बेल्ट लगाओ। मम्मा का स्टूडेंट इतनी जल्दी कैसे आ गया? पापा चलो, बहुत लेट हो रहा है। हाँ। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी बुला लिया मुझे आपने। घबराओ मत राहुल, अभी गुरु। मम्मा, मेरे लिए केक बनाओगे? मुझे केक खाना है मम्मा। मम्मा लिसन ना मम्मा, मुझे केक खाना है। बेटा आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल बना के दूंगी। चलो चलो, अरे मैं दिला दूंगा केक तुम्हें। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मोनिका आंटी आ जाएगी अभी। लो आ गई शायद।
गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे रिया चलो बेटा जल्दी, मोनिका आंटी भी आ गई। महेश शाम को तुम फ्री हो? हाँ क्यों? वो तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? मुझे एक अजीब सी मेल आई है किसी पास्टर की। उसमें लिखा था कि वो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है, इनसाइड आउट सब कुछ। और उसने ये तक लिखा है कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ और वो मेरी मदद के लिए ये मेल लिख रहा है। उसमें ये भी लिखा है कि मेरा बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अरे लेकिन ये है कौन? आई डोंट नो। मैं शाम को एक बार तुम्हें मेल दिखाऊंगी, शायद तुम कुछ पता लगा लो। ठीक है शाम को मिलते हैं। ठीक है बाय। चलो चलो चलो। चलो बाय गीत। बाय रिया। दो परिवार जिनके बीच बेहद करीबी रिश्ता था, उनकी जिंदगी में एक गुरुजी और एक पादरी दाखिल हो चुके थे। एक सुजाता की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता था और दूसरा मोनिका की। क्या सचमुच कोई इन दोनों की मदद करना चाहता था या फिर यह कोई एक ऐसा रहस्य था जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था? Debit what comes in and credit what goes out and expenditure। एक सेकंड। सुजाता बेटी, आज की रात वो होगा जो तुम चाहती हो। उसके बारे में उस इंसान को भी मत बताना जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें ही देख रहा है। आज पूनम की रात है, महायज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त है। तुमने फोटो भेज दी है, उससे काम हो जाएगा। बस और एक काम करना बाकी है। मैं यज्ञ के दौरान तुम्हारे अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए जरूरी है तुम्हारा कॉन्शियस सो जाए। तुम तो साधना करती नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम शराब पियो। जितनी पी सको पी लेना, डरना मत, संकोच मत करना। यज्ञ के लिए जरूरी है ये। जब सिर्फ अंतर्मन ही जागा होगा तब मेरे शब्द तुम्हारे भीतर पहुंचेंगे और उसके बाद तुम हमेशा के लिए तुम्हारे प्रेमी के साथ रह सकोगी। तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट भी हो जाऊंगा, देख सकोगी तुम मुझे। सस्नेहा, गुरुजी। इस हसीन रात को रंगीन करता हुआ एक और गाना सुनिए जिसे सुन के आप नाचने पर मजबूर हो जाएंगे। ओनली रेडियो चैंपियन पर। दिन की शुरुआत एक रोमांटिक गीत के साथ नहीं हुई थी, बल्कि घर में एक लाश पड़ी हुई थी और महेश अपने आप को कोस रहा था कि उसने पिछली रात को अपनी पत्नी को शराब पीने से रोका क्यों नहीं। रात के किस पहर में मौत दाखिल हुई और कैसे? चलो भाई ऑटो, भाई ऑटो, हटो हटो, साइड साइड। पूरे घर की तलाशी लो। महेश, महेश संभालो अपने आप को। बी ए मैन यार। मोनिका, महेश के लिए थोड़ा पानी ले आओ। महेश, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अब जो होना था सो हो गया। दफ्तरदार साहब, कहानी क्या है? सच बोलेंगे आप? आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? दफ्तरदार साहब, कुछ पूछा है मैंने आपसे। आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? जिंदगी थी मेरी वो, लव मैरिज थी हमारी। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। रिश्ता न टूटे मतलब? आपका किसी के साथ चक्कर था? नहीं सर। और वाइफ का? वाइफ का चक्कर था किसी के साथ? क्या आपकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर था? हाँ। इसलिए मार डाला उसको? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं प्यार करता था अपनी वाइफ से, उसे क्यों मारूंगा? मैंने नहीं मारा उसे।
किसके साथ चक्कर था आपकी वाइफ का? उसका एक स्टूडेंट। नाम? राहुल। राहुल। सर। चल। लेकिन कहाँ सर? पकड़। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए। क्यों बे हीरो? बहुत जवानी चढ़ी है तुझको। क्यों मारा सुजाता दफ्तरदार को? मैंने नहीं मारा उसे सर, मैं तो कल रात हॉस्टल में था सर। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे रूममेट से पूछ लीजिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सर। कितनी पढ़ाई कर रहे थे अच्छी तरीके से पता है मुझे। इसके हॉस्टल में फोन करके पता लगाओ सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ये। क्या बोलती थी सुजाता दफ्तरदार अपने हस्बैंड के बारे में? कुछ बातें तो चलती होगी ना तुम लोगों के बीच में। नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं सर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ से बोर हो चुकी थी सर। और तुम उसके लिए एंटरटेनमेंट थे? एंटरटेन करते थे उसको? हाँ? चल सीधे सीधे बोल, अपने हस्बैंड के बारे में क्या बोलती थी वो? ज्यादा कुछ नहीं सर। सर प्लीज सर, आप ये सब बातें किसी को नहीं बताइएगा सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। वो टीचर थी मेरी सर। इश्क लड़ाते समय सोचा नहीं कि टीचर है, अभी फट रही है। इसका बयान वेरीफाई करो, और झूठ बोल रहा है तो बंद करो इसको। सर प्लीज सर, आप ये सब बातें किसी को नहीं बताइएगा सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। वो टीचर थी मेरी सर। इश्क लड़ाते समय सोचा नहीं कि टीचर है, अभी फट रही है। इसका बयान वेरीफाई करो, और झूठ बोल रहा है तो बंद करो इसको। प्रिया बेटा, देखो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछूंगा। अच्छा बताओ, कल रात को क्या हुआ था? बोलो बेटा, बोलो। प्रिया बेटा, कल रात को जब आपके पापा घर पे आए तो आपकी मम्मा क्या कर रही थी? मम्मा ड्राइंग कर रही थी, मैं ड्राइंग कर रही थी। फिर पापा आए, फिर मुझे बेडरूम में लेकर, फिर उन्होंने बोला कि मम्मा भी बहुत अपसेट है, हम मम्मा से सुबह बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, फिर मैं सो गई। पापा रात को उठकर कहीं गए थे? ये पापा तो मेरे पास ही सोए थे, मैंने उनको जगाया था। पापा, पापा। सुबह उठकर जब आपके पापा ने आपकी मम्मा को उस हाल में देखा तो क्या किया? नाना जी को और डॉक्टर अंकल को बुला लिया। डैडी जल्दी घर पे आइए डैडी। डॉक्टर साहब। थैंक यू बेटा। रिटायर्ड डीआईजी हूँ, समझ सकता हूँ आपको केस के हर एंगल का इन्वेस्टिगेशन करना है। आप तो अच्छी तरह से समझते हैं सर कि आपका बयान इस केस के लिए कितना जरूरी है। सर, आपके दामाद ने बताया था कि आपकी बेटी का अफेयर था किसी के साथ। हाँ, पता चल गया था मुझे। महेश तो छुपा रहा था, लेकिन एक दिन मुझे पता चल गया। मैं अपने बेटी से मिलने गया था। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई महेश? डैडी भी हस्बैंड वाइफ के बीच की हर एक बात तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता ना। आने दो उसे घर। बाप के हाथ का थप्पड़ नहीं खाया उसने बरसों से। नहीं डैडी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे डैडी, चीजें बिगड़ जाएंगी। लेकिन महेश। डैडी, शर्म तो मुझे भी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन रिया को देख के चुप हो जाता हूँ। 40 साल पुलिस में था, क्या क्या नहीं देखा। तरह तरह के केसेस देखे हैं मैंने, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अपनी ही बेटी के अफेयर के बारे में सुनना पड़ेगा। महेश, तुम डिवोर्स दे दो सुजाता को। नहीं डैडी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसको सबक भी तो मिलना चाहिए। रिया का क्या हुआ? डैडी, रिया को जितनी मेरी जरूरत है उतनी उसकी माँ की भी। डैडी, सुजाता बहक गई है,
एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे। अपनी बेटी को तो अच्छी तरह से जानता हूं मैं। खुद पे जरा भी कंट्रोल नहीं था उसका। जो चाहती थी वो करती थी। अपने से 10 साल छोटे बच्चे के साथ अफेयर था उसका। लाज वाटते मला ती मुलगी आहे माझी। शर्म आती है मुझे। सर आपको कभी भी अपने दामाद पर जरा भी शक नहीं हुआ? क्यों शक करूं मैं उस पर? सिर्फ इसलिए कि मौत मेरी बेटी की हुई। इंस्पेक्टर, मैं भी DIG था डिपार्टमेंट में। जॉब से रिटायर्ड हूं, दिमाग से नहीं। इतना सब हो जाने के बाद भी, अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में जानने के बाद भी ना उसने कभी उस पर हाथ उठाया, ना कभी इसी बात को लेकर तमाशा किया, क्योंकि वो चाहता था उसकी छोटी बेटी पे इसका बुरा असर ना हो। उसे लगता था एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही नेक इंसान है वो। सर, एक मिनट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई हैं। कोई हाथापाई नहीं हुई है। सर पर चोट लगने से ही मौत हुई है। खून में अल्कोहल की मात्रा काफी थी। सर, हमने क्राइम सीन को रिक्रिएट करके देखा है। ये पॉसिबल लग रहा है कि नशे में पांव फिसल गया हो या बैलेंस गया हो और सर टेबल से टकरा गया। रेडियो की आवाज काफी तेज थी, चीख सुनाई नहीं दी होगी, इसलिए ना पति की नींद टूटी ना बेटी की। ये मर्डर नहीं सर, एक्सीडेंट लगता है। सुजाता की मौत को एक्सीडेंट करार दिया गया और वो फाइल बंद हो गई। लेकिन अभी भी एक सवाल था जिस पर शक की सुई अब तक ठहरी नहीं थी। कौन थे वो गुरुजी जो सुजाता को ईमेल्स भेज रहे थे, और कौन है वो पादरी जो अभी तक मोनिका को ईमेल्स भेज रहा है? क्या ये किसी की कल्पना की उड़ान थी या फिर जुर्म की कड़ियों का सूत्रधार? 3 हफ्ते बाद वो फोन कॉल आया। हेलो, बैंगलोर एयरपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू? आज सुबह आसमान में आतिशबाजी होगी। फ्लाइट नंबर AL467, RG105, FG111, DK7345 और BL9188 इन सब में बॉम्ब प्लांट किए हैं। कुछ ही घंटों में इन सब में फतेह हमारी होगी। हेलो हेलो सर, अभी एक फोन कॉल आया है। 5 फ्लाइट्स में बॉम्ब रखे गए हैं। Flight AL467, please return immediately. This is a code red emergency. We have just got information that there might be a bomb on board your aircraft. सर, कंफर्म न्यूज है। कॉलर ने 5 फ्लाइट में बम की वार्निंग दी है। जिन फ्लाइट्स का टेक ऑफ नहीं हुआ है उन्हें रोक लो। जो टेक ऑफ कर चुके हैं उन्हें वापस बुला लो। सभी एयरक्राफ्ट्स को सिक्योरिटी बे में पार्क करो और जल्द से जल्द हर पैसेंजर्स को फ्लाइट से निकालो। 632 लोगों की जान खतरे में। नाउ डू इट फास्ट, कम ऑन। सर, 4 प्लेन्स चेक हो चुके हैं, कोई बॉम्ब नहीं मिला। 5वां भी लगभग चेक ही हो चुका है, कोई खतरा नहीं है। परेशान कर रखा है इस धमकी वाले झूठे कॉल ने। 5 घंटे हो गए, 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कहीं से भी कोई रैंडमली कॉल करता है और लगा देता है हम सबको काम पर। ब्लडी होक्स कॉलर्स, ऐसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए। हमारे पास कॉलर का नंबर है। ही इज फ्रॉम पुणे। आज शाम से पहले हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे ताकि दूसरा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। डू इट फास्ट। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच से फोन आया था। जिस नंबर से दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर होक्स कॉल किया गया है वो नंबर पुणे का है। हमें उस नंबर को जल्द से जल्द ट्रैक करना है। सर, फोन ट्रैक हो गया सर। फोन ट्रैक हो गया सर। एड्रेस विद्या विहार का और नंबर किसी नील डिसूजा का नाम से है सर। नील डिसूजा? हाँ सर, ये देखिए नंबर भी एक्टिव है। ये नंबर अभी भी एक्टिव है और मूव कर रहा है। हमें अभी फौरन यहाँ पर रेड करनी है। ये नील डिसूजा बचना नहीं चाहिए। कम ऑन। सचिन। हाँ सर, ये विद्या विहार वही सोसाइटी है ना जहाँ कुछ टाइम पहले वो सुजाता दफ्तरदार नाम की एक औरत की डेथ हुई थी? हाँ सर, उसके नीचे वाले फ्लोर पे ही वो रहती थी। नील डिसूजा कहाँ है? सर, बात क्या है? हटो। अरे सर, आज बेंगलुरु और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉम्ब रखे जाने के एक फोन कॉल आने से काफी हड़कंप मचा। 5 फ्लाइट्स की तत्काल लैंडिंग कराई गई और उनकी जांच की। नील डिसूजा जी? हाँ, मस्ती चढ़ लिया है। हाँ? अभी उतारते मस्ती। फोन दे अपना। फोन दे। फोन कहाँ है? सर, आखिर हुआ क्या है? बताइए तो सही। इसी फोन से फोन किया था ना तुमने? हाँ? इसी से किया था? सर, आखिर मैडम, आपके हस्बैंड ने एयरपोर्ट पे थ्रेटनिंग कॉल किया है कि फ्लाइट में बॉम्ब है। न्यूज़ नहीं देखी आपने? और कोई फोन है तुम्हारे पास?
और कोई फोन है? मेरे पास यही फोन है सर। मैडम आपका फोन दीजिए। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? सर बेडरूम में कुछ नहीं मिला। किचन में देखो। ओके। दिखाओ। ये तो उन्हीं फ्लाइट्स के नंबर है जिन्हें उड़ाने की धमकी दी गई। सर ये सब क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर और कोई फोन नहीं मिला। इसको अरेस्ट करो। सर मेरी बात सुनिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। देखो ना। मोनिका क्या हुआ ये सब? देखो ना, ये लोग नील को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। अरे लेकिन क्यों? पता नहीं क्या थ्रेटनिंग कॉल की बात कर रहे हैं। थ्रेटनिंग कॉल? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। चलो मोनिका डोंट वरी, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ। चलो 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 आजा। चलो। चल अभी मुझे सच सच बता, क्यों फोन किया था दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पे? कौन से टेररिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते हो? सच सच बताओ मुझे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप कौन सी थ्रेट कॉल्स की बात कर रहे हैं? कौन सा फोन? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये देख, ये पेपर तेरे घर से मिला है जिसमें उन फ्लाइट के नंबर से जिन्हें थ्रेटिंग कॉल किया गया था, और ये वो 2 फोन हैं जो तुम्हारे घर से मिले हैं, तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के। लेकिन इसमें वो नंबर नहीं है जिससे थ्रेटनिंग कॉल किया गया था। वो नंबर था 44666772। वो नंबर कहाँ है और वो सिम कार्ड कहाँ है? कौन सा फोन, कौन सा सिम कार्ड? मेरा और मेरी वाइफ का फोन तो आप ले चुके हैं। मैं किसी फोन के बारे में कुछ नहीं जानता। टाइम वेस्ट मत करना। सर ये देखिए। क्या है? ये क्या? मुझे क्या मालूम सर। फतेह हमारी होगी। उस कॉलर ने भी यही कहा था। ये लैपटॉप किसका? लैपटॉप मेरा है, लेकिन ये सब कैसे? एक बात बताओ, तुम नील डिसूजा हो या आमिर अली? क्या नाम है तुम्हारा? असलियत क्या है तुम्हारी? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं नील डिसूजा हूँ। मैं किसी आमिर अली को नहीं जानता। ये फेसबुक अकाउंट तुम्हारे ईमेल आईडी से जुड़ा है। क्या? लेकिन ये इसमें ये सब क्या हो रहा है? ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसको चेंबर में लेकर जाओ और इसके सारे टांके खोलो। सर तब बोलेगा ये। लेके जाओ उसको। सर प्लीज सर। अगले 8 घंटे तक नील डिसूजा की पूछताछ चलती रही। उसका लैपटॉप, ईमेल, फोन सब चेक किए गए, लेकिन नील का एक ही जवाब था कि ना तो उसने वो झूठे कॉल्स किए थे और ना ही वो आमिर अली वाला पेज तैयार किया था। नील का ऑफिस बैकग्राउंड भी चेक किया गया, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। क्या इस बेहद उलझी हुई कहानी में किसी ने नील को कठपुतली बनाया था, या फिर इस मासूम चेहरे के पीछे वाकई कोई आतंकवादी छुपा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Why this is happening to me? मोनिका डोंट वरी, अगर नील ने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे उस पास्टर की ईमेल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने लिखा था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। नील की वजह से मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसूंगी। उन्होंने तो ये तक लिखा था कि ये नील वो नील है ही नहीं जिसे मैं जानती थी, ये कोई और ही है। डैडी का फोन है, मैं जरा बात कर लेता हूँ। ना वो फोन मिल रहा है ना सिम कार्ड। नील भी कुछ नहीं बोल रहा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर नील ने वो फोन किए थे तो वो घर बैठ के हमारा इंतजार क्यों कर रहा था? उसे तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेगी। या तो वो बहुत शातिर है या फिर बेवकूफ। साहब एक मिनट साहब, इकड़े नील का जो नंबर ढूंढ रहे हैं और जिसे बम ब्लास्ट की खबर दी थी, उसका ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सिग्नल ऑन दिखा रहा है। हाँ, और लोकेशन तो पुलिस स्टेशन बता रहा है। हाँ, इसका मतलब वो फोन यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ? एक काम करो, तुम नील की वाइफ को फिर से चेक करो। मैम एक सेकंड प्लीज। मैम यू कैन गो। नील की वाइफ के पास कुछ नहीं मिला। डैडी से बात हो गई कि तो रिया हमारे घर पर ही है। मोनिका अब क्या हुआ?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महेश, ये सब हो क्या रहा है? तुम्हें पता है, they even searched me. ये कौन सी मुसीबत आ गई है मेरे सिर पे? ऐसे रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं। तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? तुम रुको, मैं कुछ लेकर आता हूं। सर, ये देखिए, ये फोन तो पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहा है। वो सफेद गाड़ी, पीछा करो उस गाड़ी का। तलाशी लो इसके। बाहर आओ। फोन कहाँ है? क्या सर? कौन सा फोन सर? सर फोन नहीं है। कहाँ है वो फोन? सर कौन सा फोन? वही फोन जिससे बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दी गई। कहाँ है वो फोन? सर कौन? मैं अभी पता चल जाएगा। सर ये मेरा नहीं है सर। नील ने रखा होगा। नील ने रखा होगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चलो। नील इतना बेवकूफ भी नहीं है कि फर्जी कॉल करके अपने घर पे जाकर बैठकर पुलिस का इंतजार करे। दफ्तरदार, तुम पर मुझे पहले ही शक हुआ था। जब तुम्हारी बीवी की मौत हुई थी उस समय तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अभी मेरे अंदर का पुलिस वाला बोल रहा है कि सबके पीछे तुम्हारी साजिश है। क्यों फंसाया तुमने नील को? देखिए, आप मुझे फंसा रहे हैं। हंस तो तुम गए हो दफ्तरदार। उस फोन को अपने पास रख। कौन सा फोन? वो फोन नील ने रखा होगा मेरी गाड़ी में। देखो दफ्तरदार, अभी मुझे सब सच सच बोल दो, वरना थोड़ी देर में तुम्हारी सारी कुंडली मेरे पास आने वाली है और फिर मुझे सच नहीं बोला तो अपने तरीके से बुलाऊंगा। ये लो, आ गई तुम्हारी कुंडली छपके। आईटी प्रोफेशनल हो तुम, और अभी 6 महीने पहले ही तुम नील की बिल्डिंग में रहने आए थे। तुम और मोनिका स्कूल और कॉलेज में साथ साथ पढ़े हो। सर, ये आर्मी रैली वाला मेल भी इसमें है। नील के और मोनिका के सारे मेल डिटेल्स इसमें हैं। अब तो मेरे ख्याल से थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने ही फंसाया ना नील को? मैंने फंसाया नील को। कैसे? उनके घर की एक चाबी हमारे घर में रहती थी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाए। आमिर अली, वो क्या है ना बेटा, अंकल को बहुत सारा काम होता है तो मैं ना उनकी हेल्प कर रहा हूँ। जाओ आप खेलो। हेलो, बैंगलोर एयरपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू? फतेह हमारी होगी। आज सुबह आसमान में आतिशबाजी होगी। फ्लाइट नंबर AL467, RT105, FG111, DK7345, BL9188, इन सब में बॉम्ब प्लान किया है। कुछ ही देर में आतिशबाजी होगी। सर ये देखिए, महेश के लैपटॉप में क्या है? एक मेल अकाउंट है, godblessmychild@email.com। ये मेल पर ये तस्वीरें आई थी। कमाल है, तुम अपने ससुर को खुद बताते हो कि तुम्हारी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अपनी बीवी से बोलते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, और फिर अपनी बीवी और उस लड़के राहुल की नेकेड तस्वीरें अपने लैपटॉप पे रखते हो। गलती की उस रिटायर्ड DIG की बात पे भरोसा करके। अब बताओ ये सब चक्कर क्या है? बोलो। मैं जानता था मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और इसीलिए मैंने एक प्लान किया। सुजाता बेटी, आज की रात वो रात है, उसके बारे में उस इंसान को भी मत बताना जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। आज पूनम की रात है। तुम तो साधना करती नहीं हो,
तो तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम शराब पियो, जितनी पी सको पी लेना। महायज्ञ शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। और एक ड्रिंक ले सकती हो तुम। तुम कैसे जानते हो महायज्ञ के बारे में? गुरुजी ने मुझे भी ईमेल्स किए थे, उनमें तुम्हारी एक तस्वीर भी थी तुम्हारे स्टूडेंट के साथ। बस कपड़े नहीं थे दोनों के बदन पे। तुम्हें ये भी पता है? हाँ, सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे डैड को भी पता है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। तुम्हें पता है गुरुजी कौन है? हाँ? गुरुजी ने कहा था ना, महायज्ञ के बाद वो प्रकट हो जाएंगे। बस गुरुजी प्रकट हो गए। तुम ये सब क्यों किया तुमने? पहले अपनी बीवी के साथ, फिर नील के साथ। आखिर तुम चाहते क्या थे? मोनिका, प्यार करता था मैं उससे। हाँ, हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो भी मुझ में इंटरेस्ट दिखाती। लेकिन फिर हम दोनों अलग हो गए। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। मुझे लगा मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं भुला पाया। लेकिन एक दिन अचानक मुझे वो फेसबुक पे दिखी और जैसे भूचाल आ गया। एक दिन अचानक मुझे वो फेसबुक पे दिखी। बहुत बार बातें होती थी उससे, और जब भी बात होती थी वो नील का जिक्र जरूर करती। मैं अंदर से जल भून जाता। मैंने मेरी वाइफ को बताया कि पूना में एक अच्छा जॉब है। मैंने उसी बिल्डिंग में फ्लैट लिया जहाँ पर मोनिका रहती थी। पास्टर के नाम से ईमेल्स भी मैंने ही लिखे। मैं चाहता था कि मोनिका उसके हस्बैंड को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए वही फीलिंग्स हैं। महेश, ये लो। ये किसके लिए? रिया के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, मैंने बनाया है। आई नो तुम्हें प्लम केक बहुत पसंद है ना? सो स्वीट, थैंक यू। लेकिन नील और सुजाता की वजह से वो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। 3 साल से मेरी प्लानिंग चल रही थी। तुम्हारा प्लान नहीं, बेवकूफ़ी थी। वो कभी कामयाब नहीं होता। वो फोन तुमने अपने पास रखा, वो भी ऑन। ये तुम्हारी दूसरी बेवकूफ़ी थी। और तुम्हारी तीसरी और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि तुमने सोचा कि पुलिस बेवकूफ़ है। मिस्टर महेश दफ्तरदार, ऐसा कोई जुर्म नहीं जो अपने पीछे कोई सुराग न छोड़ जाए। तुमने मोनिका को पाने के खातिर एक कत्ल किया। ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद की। अब तुम्हारी बेटी के सर पे ना तो मां का साया रहेगा और ना ही बाप का। इस कहानी का अंत यूं नहीं होना था। कहानी लिखने वाले ने अंतिम दृश्य कुछ और ही सोचा था। अगर महेश द्वारा रचे गए प्लॉट के मुताबिक कहानी आगे बढ़ती तो महेश की हैप्पी एंडिंग की कल्पना सच हो जाती। वो पादरी की ईमेल्स का जाल तब तक बुनता रहता जब तक उसे उसका प्यार हासिल नहीं हो जाता। लेकिन जुर्म चाहे कितने भी महीन धागे से क्यों ना बुना हो, चाहे कितनी भी सफाई से क्यों ना बुना हो, कोई ना कोई सिरा पीछे छूट ही जाता है। एक झूठे फोन कॉल ने इस प्रेम कहानी के आखिरी दृश्य को नए सिरे से लिख दिया और अब महेश सलाखों के पीछे है। सन 1982 में बने द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट को पहली बार किसी थ्रेटनिंग या झूठे कॉल करने वाले अपराधी पर इस्तेमाल किया गया है। इस एक्ट के तहत महेश को उम्र कैद की सजा हो सकती है। अपनी प्रेम कहानी लिखते लिखते कब वो जुर्म की कहानी लिखने लगा, ये महेश समझ ही नहीं पाया। प्यार से घरौंदे बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते।
आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख पूरे देश को। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।